नमस्कार दोस्तों। और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश गोरक्षकर हूँ और आपको प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी चैनल से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो निवेशकों को बहुत काम में आने वाला है। हम अक्सर वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप शेयर 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड करिए तो पैसा बहुत प्रोपोर्शन में बन सकता है। पर इसके लिए क्या गुरु मंत्र है और इसके लिए क्या इन्वेस्टर को करना चाहिए, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस सब्जेक्ट का टाइटल है कैपिटल मिस एलोकेशन। कैपिटल मिस एलोकेशन एक्चुअली क्या होता है और इन्वेस्टर को इस कंसेप्ट से क्या समझना चाहिए, क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, ये हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो एंडिंग तक सभी लोग बहुत केयरफुली सुन ले, क्योंकि ये एक ऐसा गुरु मंत्र है जो बहुत ही सिंपल है। हम समझते हैं कि एक साधारण इन्वेस्टर भी हो तो भी इसको ये समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एक बार आपको ये समझ में आ गया तभी आप डेफिनेटली अपने खुद के तरीके से अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकोगे। और ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए लागू है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि ये बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो यूनिवर्स है वहां से आपको अगर कोई अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी है तो आपको ये गुरु मंत्र फॉलो करना है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सबसे बड़ा जो वेल्थ क्रिएशन का मंत्र होता है वो बेसिकली ऑप्टिमल और कंजर्वेटिव कैपिटल एलोकेशन होता है। अभी एक बात तो क्लियर है कि कैपिटल एलोकेशन का मतलब क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। पर एक सिंपल बात है कि जो भी कंपनी का कैपिटल एलोकेशन कंजर्वेटिव होता है वो डेफिनेटली आगे चल के अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट और अच्छा वेल्थ जनरेट करती है। कैपिटल एलोकेशन का मतलब सीधा है कि अगर मैंने 100 रुपया कंपनी में प्रॉफिट कमाया है तो मैंने बेसिकली अपने खुद के बिजनेस में वापस कितना पैसा लगाया है, मैंने डिविडेंड्स कितने शेयर होल्डर्स को दिए। और तीसरी बात, मैंने कंपनी के ये प्रॉफिटेबिलिटी से कभी मेरी जो बैलेंस शीट पे कर्जा है वो मैंने कम की है। मेरे पास काफ़ी सिग्निफिकेंट कैश अगर बुक्स पे है तो मैं शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए क्या बायबैक कर रहा हूँ। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए वो बेसिकली ये कहलाते हैं कि कैपिटल एलोकेशन कंपनी का सही है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि अपने खुद के धंधे में कंपनी जब पैसा लगाती है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। आइदर वो कंपनी खरीद ले या कंपनी के करंट जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करे। तीसरी बात, अगर वो अच्छे डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे तो वो भी कैपिटल एलोकेशन का एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। अगर वो अपना कर्जा कम करे, अगर कंपनी बायबैक अनाउंस करे तो इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स जो कामकाजी मुनाफे से जो कमा रही है वो अच्छी तरह से लगा रही है। मान लीजिए ये कंपनी अगर ये सब बातों पे फोकस ना करके अगर कंपनी कोई बड़ा सा फुटबॉल क्लब खरीद रही है या कोई प्राइवेट एयर जेट खरीद रही है या प्रमोटर की ख्वाहिश के कारण कोई पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद रही है तो ये हम उसको कैपिटल मिस एलोकेशन कहते हैं। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट होती है, जो कंपनी अपने कामकाजी मुनाफे से कमाती है, वो बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रही है। तो दोस्तों याद रखिए, ये 5 चीजों पे ही आपको नजर रखना है कि जो कंपनी ज्यादातर पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रही है, यानी कि अपने कैपेसिटी को खुद एक्सपांड कर रही है, अगर कोई नई कंपनी खरीद रही है, अच्छे डिविडेंड्स दे रही है या बायबैक कर रही है या अपना कर्जा कर रही है, तो ये 4-5 चीजों पे कंपनी अगर सही मायने में फोकस करती है तो हमको लग रहा है कि आप सही कंपनी को सिलेक्ट कर चुके हो। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर प्रमोटर ने, मान लीजिए कि अगर कोई कोई दूसरी एसेट बाइंग की और जिसका कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है और बेसिकली कैपिटल प्रमोटर्स के पास जा रहा है या टिपिकली उन्होंने कोई फुटबॉल क्लब खेल बाय किया है, तो ये सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिसको हम कैपिटल मिस एलोकेशन कहते हैं। और ये आपको बिल्कुल ऐसी कंपनीज अवॉइड करना चाहिए अगर आपको एक लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना है। अभी
सवाल दूसरा जो आता है कि सर हम ये कैपिटल एलोकेशन कैसे फाइंड आउट करें। मैंने आपको कैपिटल एलोकेशन और कैपिटल मिस एलोकेशन का थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया है। अभी सवाल दूसरा जो आता है कि हाउ डू यू फाइंड आउट कैपिटल मिस एलोकेशन। अभी सबसे बड़ा जो यंत्र होता है जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी दिखलाता है और जो बिजनेस और शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिखाता है, वो दो चीजों से दिखता है। एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी काफी बार ऐसा होता है कि कंपनीज शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं लेकिन वो बिजनेस बराबर चलाते नहीं, और काफी हद तक हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा मुनाफा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं। अभी ये सब रिफ्लेक्ट कैसे होता है, इसको अगर हम आंकड़ों में देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये दो आंकड़ों में बहुत विजिबल होता है। एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे हमने काफी डिटेल्ड वीडियो पहले किया था। मैं चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट समझा नहीं है, हमने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। आरओई की भी बात हमने की है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समरी में कहूँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो परसेंटेज होता है जो कहलाता है कि मेरे जो एसेट्स है बिजनेस में, उस एसेट्स में से मैंने कितना कामकाजी मुनाफा कमाया। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये धंधे में लगाया है और मैंने मेरा कामकाजी मुनाफा 25 रुपया है, तो उसका मतलब मैंने 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कमाया। अगर आरओई की बात करें तो शेयर होल्डर जो कंपनी को पैसा देता है वो चाहता है कि उसके पैसे के ऊपर उसको क्या रिटर्न मिले। क्लियरली आरओई का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जो आपको इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन के बाद मिलता है, उसको हम नेटवर्थ से डिवाइड करते हैं। और नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का इनिशियल शेयर कैपिटल होता है और प्लस जो टाइम के हिसाब से आपके जो रिजर्व्स बनते हैं उसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। तो वो आरओई जो परसेंटेज आना चाहिए वो नॉर्मली 17-18% का एक नॉर्मल रेंज होना चाहिए। अभी होता क्या है कि जब भी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई देखते हैं, तो मैं आपको एक बात सिंपल बताना चाहता हूँ कि जब भी आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% से नीचे होता है या आरओई 15% के नीचे होता है, तब हमको एक बात समझ लेना चाहिए कि ये कंपनी हमारे लिए अच्छे रिटर्न्स नहीं रिकॉर्ड कर रही। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर हम आज रियल रिटर्न्स की बात करें, रियल रिटर्न्स का मतलब क्या है कि मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना है। अभी आप कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि समझ लीजिए मैंने मेरा पैसा बैंक में रखा और धंधे में नहीं डाला, तो मेरे को मिनिमम इंटरेस्ट कहाँ से कितना मिलेगा। मान लीजिए मुझे अभी फिक्स डिपॉजिट्स में करीबन 6% मिलता है, तो अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी मेरे पैसे पे मुझे 6% ब्याज तो कंफर्टेबली मिलेगा। ये हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाया है 10% और मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैंने अभी आपको बोला है 6%। तो रियल रिटर्न कितना हो गया, 10 - 6% यानी 4%। यानी मैंने मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे भी नीचे मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाया है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये धंधा बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है और कंपनी अपनी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही है। रही बात आरओई की, तो आरओई में भी यही फॉर्मूला है कि अगर आरओई 15% के नीचे है, 12-13% है, तो उसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के हाथ में कुछ ज्यादा डिविडेंड या कुछ ज्यादा कैश फ्लो आएगा नहीं, क्योंकि कंपनी का आरओई बढ़ नहीं रहा है। और आरओई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैरामीटर बढ़ता है दूसरा पैरामीटर नहीं गिरता है। तो दोनों पैरामीटर्स की जो ग्रोथ होती है वो साइमल्टेनियस होती है। तो ये दो आंकड़ों पे देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमको समझना है कि इन्वेस्टर्स को कि आपको कंपनी क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करती है, यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए भी हमने बहुत डिटेल्ड एक वीडियो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट किया था। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वो वीडियो एक बार वापस देख लें ताकि आपको एक आइडिया मिलेगी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है धंधे के लिए। ये बेसिकली अपना सिग्निफाई करता है कि अपने कामकाजी मुनाफे से आप अपने वर्किंग कैपिटल यानी रोज के जरूरत की जो चीजें जो धंधे के लिए लगती है, उसका खर्चा आप इंटरनली अपने प्रॉफिटेबिलिटी से निकाल रहे हो या नहीं। अगर कंटिन्यूसली 2-3 साल के लिए हमने देखा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो दोस्तों ये एक नेगेटिव सिग्नल है। और इसका क्लियर मतलब है कि कंपनी आपका जो वेल्थ आपने कंपनी को दी है
इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल वो डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ऐसे इस तरीके से आपको मिस एलोकेशन कैपिटल का देखना है। जब भी ये सिग्नल आपको मिलेंगे कि आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत नेगेटिव है 2-3 सालों के लिए, तो आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। हम आपको आगे 2-3 एग्जांपल्स भी इस प्रेजेंटेशन में देंगे ताकि आपका पूरा इस कंसेप्ट पे समझ आपकी अच्छी हो। अभी अ, दो बातें तो मैंने आपको समझाई कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखना है, आपको आरओई देखना है, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना है। अभी तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है मिस कैपिटल मिस एलोकेशन को फाइंड आउट करने में, वो बेसिकली ये है कि काफी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने खुद के सब्सिडरी में पैसा लगाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या समझ लीजिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, जहां पे उनको ज्यादा रिटर्न मिलते नहीं, फिर भी कंपनी अपना पैसा वहां पे जुटाती। तो ये क्लियर संकेत है कि ऐसी कंपनीज को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और ये आपको बैलेंस शीट से दिखाई देगा। हालांकि हम समझते हैं कि एनुअल रिपोर्ट कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ता नहीं है, पर जो लोग पढ़ते हैं वो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि ये सारी जो बातें हैं वो एनुअल रिपोर्ट में आती है। मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट कंपनी की जो बैलेंस शीट आएगी उसमें देख लीजिए कि बैलेंस शीट में सब्सिडरीज का क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा कंपनी ने डाला है। ये इन्वेस्टमेंट शेड्यूल में पूरी तरह से कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो बहुत आसान है, लेकिन ये जरूरी है अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। तो ये थोड़े जो माइनर डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लीज ऑब्जर्व करके उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी नए सब्सिडरी में या एग्जिस्टिंग सब्सिडरी में पैसा डालता है और वो सब्सिडरी अगर लॉस मेकिंग है, अगर कोई ज्यादा पैसा कमाती नहीं है, तो उसका मतलब जो पैसा उधर कंपनी ने लगाया है उस पैसे पे कोई रिटर्न नहीं आता है। और इसका जो नतीजा होता है वो ये होता है कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका आरओई, वो बहुत ही मामूली और बहुत ही कम आता है और इसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी देखना है कि कंपनी कोई अलग कारोबार में तो पैसा नहीं लगा रहा है जहां पे वो कुछ उन्होंने पहले कोई काम किया नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रमोटर है जो अपना कंपनी का पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में डालते हैं सब्सिडरी में जो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब आपको कैपिटल मिस एलोकेशन फाइंड आउट करना होता है। कंक्लूजन में दोस्तों, बिफोर वी हम लोग बिफोर वी गो टू द एग्जांपल्स, कंक्लूजन में मैं यही आपको कहूंगा कि आपको 3-4 गुरु मंत्र फॉलो करने हैं अगर आपको कैपिटल मिस एलोकेशन फाइंड आउट करना है। पहली बात तो जो कंपनीज पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट नहीं करती उन कंपनी से दूर रहिए। 2-3 साल का नंबर अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव संकेत है। दूसरी सिग्नल है कि अगर कंपनी नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बावजूद अगर एक्सपेंशन कर रही है और ज्यादातर कर्जे से अपना एक्सपेंशन कर रही है, तो भी आपको सावधान होना है। तीसरी बात, काफी ऐसी कंपनियां हैं जो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती है, ज्यादा कर्जा लेती है हर साल, और इसके अलावा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। लेकिन ये डिविडेंड कहाँ से आता है? डिविडेंड बेसिकली कर्जे से आता है। दोस्तों याद रखिए, आपको जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वही आपको दिखला देगा कि कंपनी पोजीशन में है कि नहीं अपने कामकाजी मुनाफे से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की। जब भी कंपनी डिविडेंड अपने कामकाजी मुनाफे से देती है उसको मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करती है। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड कर्जे से देती है जो बैंकों से आता है या इंस्टीट्यूशन से आता है, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव बात है। और फाइनली, कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट होती है सब्सिडरीज में, आइदर वो लिस्टेड सब्सिडरी है बाजार में या अनलिस्टेड है, कितना पैसा कंपनी ने लगाया है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आपने 4 गुरु मंत्र फॉलो किए तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत आसान होगा कौन सी कंपनी सिलेक्ट करना, कितने क्वांटिटी शेयर लेना और किस प्रकार की कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब आप ऐसी कंपनीज को अवॉइड करें। दोस्तों अभी हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं चाहूंगा कि सब लोग यहाँ पे वेरी क्लोजली वॉच करें। हमने एक टेक्सटाइल यार्न कंपनी ली है और हमने 5 साल का फाइनेंशियल डेटा आपको दिखाया है। इसमें है सेल्स, फिर बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आपका अदर इनकम, इंटरेस्ट, टैक्स और उसके बाद ईपीएस और फिर डिविडेंड पे आउट। इन सारे आंकड़ों में डिविडेंड पे आउट का मतलब साफ है, जिन लोगों को पता नहीं है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि मेरे अर्निंग्स में से, यानी मैंने मेरे कामकाजी मुनाफे से मैंने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। अगर इस कंपनी की बात करें तो लास्ट 5 साल में किसी को एक पैसे का डिविडेंड मिला नहीं है।
अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स बहुत ही शानदार तरीके से बढ़े हैं, करीबन 37 करोड़ से हो गया है, करीबन यू नो ऑलमोस्ट 1350 करोड़, FY18 में 2400 करोड़ के ऊपर था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ट्रेंड काफी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर हम देखें तो नंबर्स ठीक ठाक है, काफी छोटे लेवल से, करीबन 1 करोड़ से करीबन 46 करोड़ FY19 में हो चुका है। लेकिन अभी भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। अगर आप ईपीएस देखो तो ईपीएस भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। इनफैक्ट इस साल करीबन 36 रुपीज है, पिछले साल 53 रुपया था, उसके पहले करीबन 14 रुपया था। तो ये पिक्चर आपको एक प्रकार का उनका फिनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। अभी हम जाते हैं कैश फ्लो में, जो आपको सही मायने में दिखाएगा कि ये कंपनी कितनी मजबूत है या कितनी वीक है। दोस्तों ये रहा हमारा कैपिटल एलोकेशन का टेबल, जो पहला टॉप पे हमने मेंशन किया है। यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाया बताया है, हमने कितना कंपनी ने कैपेक्स किया, कितना एक्सपेंशन के लिए खर्चा किया है हर साल, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना कंपनी ने पैसा यूज हुआ है, फिर डिविडेंड कितना कंपनी ने दिया है, टोटल कर्जा कंपनी का कैसे बढ़ा है, फिर कैश और बैंक, जो बैंक बैलेंसेस कंपनी के पास है, और जो लास्ट कॉलम है वहां पे हम लिखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी जो कामकाजी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते। अभी इस टेबल से देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो काफी अनस्टेबल है। FY15 में करीबन माइनस 50 लाख था, फिर बाद में 2016 में 600 करोड़ माइनस, फिर बाद में +38 करोड़, फिर बाद में -32 करोड़, फिर बाद में 19 में 118 करोड़। दोस्तों ये देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये काफी हद तक बहुत टाइटली मैनेज्ड है। इनफैक्ट काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा टेबल है इसमें हमने आपको आंकड़े दिए हैं कि कंपनी की डेटर्स पीरियड कितने हैं, यानी कितने टाइम में कंपनी अपने कस्टमर से पैसा लेती है, अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ROE कितना है। तो ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर अगर आप देखो तो जैसे मैंने अभी आपको पहले प्रेजेंटेशन में कहा कि जो कंपनी का ROC 10% के नीचे है, ROE 14-15% के नीचे है, वो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही सीमित है। क्लियरली कैपिटल एलोकेशन ये कंपनी के लिए कोई अच्छा ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर पैसा कैपेक्स में डाला है, कैपेसिटी में डाला है, वर्किंग कैपिटल में इनका पैसा काफी खर्चा होता है, तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं है डिविडेंड देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इनके पास जो कर्जा है वो FY15 में मुश्किल में 10 करोड़ था, अभी FY19 में कर्जा हो गया है 1500 करोड़। दोस्तों कर्जा एक टाइम बॉम्ब होता है, अगर कैश फ्लो ठीक नहीं रहता तो ये कर्जा कंपनी को खत्म भी कर सकता है। तो ऐसी कंपनी से बच के रहिए। हमारा मानना है कि क्लियरली जब भी आपकी जो कैश कन्वर्जन साइकिल होती है, यानी कि जितने दिनों में आपको प्रोडक्शन करने के बाद कस्टमर से पैसा आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इस कंपनी की बात करें तो FY16 में मुश्किल से 90 दिन था, और FY19 में यही हो चुका है 209 दिन। तो कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर्स भी अभी इस कंपनी को पैसा टाइम पे नहीं दे रहे, काफी लंबा समय दे रहे। तो ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल डेटा को ही देख के ये समझ ले कि कंपनी अच्छी है, तो वो एक रॉन्ग डिसीजन होगा। आप प्योरली ईपीएस मत देखिए, आपको कैश फ्लो देखना है, आपको ये सब रेशियो देखने, जो आप ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये पैरामीटर्स यूज करने के बाद आपको कंपनी की सही क्वालिटी और स्ट्रेंथ पता चलेगी। और ये क्लियरली एक एग्जांपल है रॉन्ग कैपिटल मिस एलोकेशन का। अभी चलते हैं दूसरे कंपनी के एग्जांपल के लिए। दोस्तों अभी एक दूसरी कंपनी है जो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स में, ये भी काफी बड़ी कंपनी है। अगर इस कंपनी की हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो दोस्तों मुझे नंबर दिख रहा है FY19 में करीबन इन्होंने 6000 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीबन 129-30 करोड़ है, और ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आप अगर देखो तो इसकी प्रॉफिट इस बार करीबन 54 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ईपीएस भी अगर हम देखें तो करीबन 20 रुपए का ईपीएस है। और एक जो सिंपल जो पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो डिविडेंड, डिविडेंड इस कंपनी ने अभी तक दिए नहीं। अभी ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कंपनी अगर इतनी अच्छी कर रही है तो ये डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। अभी हम चलते हैं आगे कैश फ्लो का एनालिसिस में, जब आपको पता चलेगा कि ये कंपनी में दिक्कत क्या है। दोस्तों जैसे हमने पहली कंपनी आपको बताई थी, ये दूसरी कंपनी का जो कैपिटल मिस एलोकेशन का जो टेबल है, इसमें अच्छी तरह से देख लीजिए कि यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोस अच्छे हैं, इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है, वर्किंग कैपिटल भी माइनस में है, यानी इन्होंने मैनेज अच्छा किया है।
इन्होंने लेकिन डिविडेंड कुछ दिया नहीं है, लेकिन इनका कर्जा भी काफी बड़ा है, करीबन 474 करोड़ जो 2015 में था वो करीबन 700 करोड़ हुआ है। यहाँ पे कैश काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन इनका जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है वो काफी सिग्निफिकेंट है। अभी अल्टीमेटली जो भी नंबर आप देखते हो वो नंबर रिफ्लेक्ट होना चाहिए अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में और अच्छे आरओई में। कैश फ्लो थोड़ा सा ठीक ठाक है पहली कंपनी के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या देखना है, आपको आरओसी ही देखना है, आपको आरओई देखना है। तो ये नंबर्स जो हमने ये टेबल में नीचे वाले टेबल में किए हैं, वहां पे एक बात क्लियर है कि अभी भी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और जो आरओई है वो बहुत कम है। तो दोस्तों ये कंपनी मुश्किल से 6-7% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाती है, और मुश्किल से जो आरओई का नंबर है वो भी बहुत कम है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिए। कैपिटल एलोकेशन ठीक ठाक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन जो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो उन्होंने कमाया है वो ज्यादातर गया है कैपेक्स में। तो उसका मतलब क्या है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं है डिविडेंड्स देने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर कर्जा आपका बढ़ता है और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता है, आरओई भी मोर और लेस 12-13% के करीब है, तो ऐसी कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल आपको मिलेगा नहीं। ये कंपनी सिर्फ अपने प्रमोटर के लिए और अपने मैनेजमेंट के लिए पैसा बनाएगी, लेकिन एज अ शेयर होल्डर आपको कुछ पैसा मिलेगा नहीं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस से। तो ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिए, ये क्लासिक कैपिटल मिस एलोकेशन का है। अभी दोस्तों हम आपको ऐसी कंपनी दिखाएंगे तरीके से बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छे नंबर्स शेयर होल्डर्स को दे चुकी है, शेयर्स भी काफी अच्छे। ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, और इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आप देख लीजिए कि करीबन सेल्स अगर आप देखें तो सेल्स है करीबन 86,000 करोड़। आपने सही समझा, ये कंपनी का नाम है मारुति, जो कंट्री की सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी है। अभी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले साल FY19 में करीबन 11,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीबन 7,650 करोड़ का पीएटी किया था। और दोस्तों ईपीएस बढ़ता जा रहा है, और इन्होंने डिविडेंड भी अच्छे दिए। करीबन डिविडेंड पे आउट की बात करें तो करीबन 32% का डिविडेंड पे आउट उन्होंने पिछले साल दिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसी मजबूत कंपनी देखनी है, और ऐसी मजबूत कंपनी में अगर कोई शॉर्ट टर्म में गिरावट आती है, जैसे कि FY20 में सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है। मारुति ने भी अभी कहा है कि गाड़ियों का सेल नहीं हो रहा है, लेकिन इनके पास जो प्लसेस है वो हम आगे आने वाले स्लाइड में आपको बताएंगे। क्योंकि याद रखिए, अच्छी कंपनी खराब टाइम में आपको एक्यूमुलेट करना है। अच्छी कंपनी अगर आपको अच्छे समय में आप खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन अभी के बाजार में अगर आप अच्छी कंपनी खरीदना चाहते हो तो ऐसे खराब बाजार का माहौल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो चलिए अभी आगे की स्लाइड के ऊपर बात। दोस्तों ये रहा कैपिटल एलोकेशन मारुति उद्योग का, मारुति सुजुकी का, माफ कीजिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही उम्दा है, करीबन 7,700 करोड़, फिर बाद में 8,900 करोड़, 11,575, फिर 13,512 और बाद में 8,800 करोड़ करीब है। कैपेक्स भी देख लीजिए, कैपेक्स में भी कंपनी काफी हद तक पैसा खर्चा कर रही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है। वर्किंग कैपिटल देख लीजिए, उसके बाद डिविडेंड देख लीजिए, टोटल डेट देख लीजिए, डेट करीबन वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, 330 करोड़ का करीबन 150 करोड़ हो चुका है। और कैश और बैंक और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे तो इसमें दोस्तों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ज्यादातर ये इनके जो सरप्लस कैश है वो म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इनका जो निवेश है म्यूचुअल फंड्स में वो करीबन 32,458 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है। दूसरी बात, अगर हम आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो आप नंबर्स से ही जान सकते हैं कि आरओसी भी काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा है। तो आपको ये सिंपल पैरामीटर से पता चलेगा कि हाँ कंपनी ठीक ठाक कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जैसे कि कामकाजी खर्चे के लिए जो साइकिल होती है, वो ज्यादातर कंपनी अपने सप्लायर के पैसे से कमाती है। और ये इस बात से दिखलाता है कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो -21 डेज है। उसका मतलब क्या है कि सप्लायर इनका अच्छा क्रेडिट देता है, और सप्लायर के पैसे से ही अपना ये वर्किंग कैपिटल चलाते हैं। दूसरी बात, बैलेंस शीट में जो कर्जा है, कर्जा 330 करोड़ से मुश्किल से 157 करोड़ हो गया। इसका साफ मतलब है कि कंपनी की जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है, कंपनी के डिविडेंड्स है और जो वर्किंग कैपिटल है, वो पूरी तरह से कंपनी अपने कामकाजी मुनाफे से कर रही है।
और कोई ज़्यादा कर्जा नहीं ले रही। ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले साल में हो सकता है कि थोड़ी सी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दबी हुई रही। FY20 में हम सब जानते हैं कि कंपनी खराब कर रही है, नंबर्स भी काफी खराब आ गए, लेकिन दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि ये जो कोरोना वायरस हो गया है और उसके बाद जो रिकवरी आएगी, हमको लग रहा है कि इंडिया में गाड़ियों के सेल वापस शुरू होगी और सबसे मजबूत और सबसे जो एफिशिएंट प्लेयर है वो मारुति सुजुकी है, क्योंकि पहले तो इनका मार्केट शेयर करीबन 55 से 56% है। इनके पास सबसे बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, हर प्राइस पॉइंट पे इनके पास गाड़ी है। और सबसे बड़े बात, इनको सस्टेन करने के लिए इनके पास बहुत लिक्विडिटी है। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा, करीबन 33-34 हजार करोड़ की कैश है। तो ये डेफिनेटली इनको इस तकलीफ में बहुत अच्छी तरह से मदद करेगी। तो दोस्तों ये क्लियरली एक प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन वाली कंपनी है। जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं उसके ऊपर बाद में आप वापस एक बार क्लोजली देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस या मेथड नहीं है, जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम इस कंसेप्ट से क्या सीखेंगे और अभी क्या सीखे हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि मार्केट में गलतियां कम करिए, वही सबसे बड़ा गुरु गुरु मंत्र है। नॉर्मली शेयर होल्डर्स या काफी दोस्त मेरे जो आते हैं वो गलतियां करने के बाद आते हैं। तो ये जो मैंने आप आज को बताया वो आपकी गलतियां कम करेगा, आपको अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा। तो इसलिए पहला गुरु मंत्र है कि आपको ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी है जो पहले तो कोई पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में रिकॉर्ड नहीं करती, जिनका फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव होता है। फ्री कैश फ्लो भी हमने बहुत डिटेल में एक डिटेल वीडियो में प्रेजेंट किया था। हम चाहेंगे कि आप वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर देखें। फ्री कैश फ्लो का समरी में मतलब ये है कि मेरे जो भी खर्चे हैं वो सब काट कूट करके, डिविडेंड, गवर्नमेंट का टैक्सेस, मेरे एम्प्लॉयज के बिल, जो भी खर्चे निकालने के बाद मेरे पास जो कैश मेरे हाथ में बचती है उसको मैं फ्री कैश फ्लो बोलता हूँ। तो पहला तो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में नहीं होना चाहिए, आपका फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसी कंपनीज में ही आप निवेश करें। दूसरी बात, कंपनीज जो अनरिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में या अनप्रोडक्टिव जो सब्सिडरीज में अनलिस्टेड या लिस्टेड में डालते हैं, ऐसी कंपनीज को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तीसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनीज के बाद ऑलरेडी काफी बड़ा कर्जा है और बिल्कुल कैश नहीं है, ऐसी कंपनीज को हमको लग रहा है आने वाले 6 से 12 महीने में बहुत दिक्कतें होंगी। ऑलरेडी मार्केट और जो ओवरऑल सिनेरियो है इंडस्ट्रीज का, वो उन कंपनीज के लिए तकलीफ वाला होगा जिनके पास ऑलरेडी काफी कर्जा है और उनके पास कोई कैश नहीं है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई भी कंपनी कोई भी शेयर होल्डर को कोई प्रकार से रिवॉर्ड नहीं करती, आइदर डिविडेंड से या बोनस से या बायबैक से, ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट बात है। याद रखिए दोस्तों, डिविडेंड एक बहुत बड़ा इनपुट होता है मैनेजमेंट की क्वालिटी जानने के लिए। अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पैसा कमाता है लेकिन 1 रुपया भी डिविडेंड देता नहीं है, या समझ लीजिए कि 100 रुपया प्रॉफिट में से मुश्किल से आपको 1 रुपया दिया, तो भी खराब चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जो आपको कम से कम 15-20% का डिविडेंड पे आउट दे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लगातार सस्टेन तरीके से आपको डिविडेंड देती रही। जो कंपनीज प्रॉफिट बनाने के बाद कोई भी डिविडेंड देती नहीं है, ऐसी कंपनीज बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसे शेयरों में आप देखेंगे कि अच्छे नंबर आने के बाद भी शेयर मार्केट में चलते नहीं। और फाइनली जो बात मैंने आपको पहले कही कि आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये भी देखना है कि कंपनी ने कर्जे से अपना डिविडेंड तो नहीं दिया। ये बहुत डेंजरस और नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि ये एक बात को क्लियर करता है कि कंपनी कैसे भी करके अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहती है, लेकिन वो अपने कामकाजी मुनाफे से पैसा नहीं दे रही, वो आपको दे रही है बेसिकली आपके कर्जे से, जो बेसिकली कंपनी के लिए नेगेटिव है। और उसी लिए मैं आपको वापस कहना चाहूंगा कि ये जो कैपिटल मिस एलोकेशन का जो पीपीटी हमने आपको शेयर किया है, बिल्कुल ईपीएस और पी मत देखिए, क्योंकि ये दो जो पैरामीटर्स है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी की रियल वेल्थ क्रिएशन कैपेसिटी अगर आपको जानना है तो आपको ये कैपिटल एलोकेशन के रूल्स फॉलो करना है। और जो मिस एलोकेशन की जो हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे प्लस जो आपको पॉइंट्स दिए, वो अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि यही अगर आप करोगे तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल के लिए अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करोगे तो काफी अच्छा पैसा आपको बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये पीपीटी काफी पसंद आई। काफी कोशिश की है कि इसको जितना सिंपल बनाए उतना आपके लिए ठीक रहेगा। तो फ्रैंक, आपको अगर इस वीडियो को कोई आपकी क्वेरी है या आपका कोई सुझाव है तो हमको जरूर यूट्यूब के कंटेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
हम चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स है तो वो भी हमको बताएंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।